हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूरा अंडरस्टैंडिंग लेंगे। मतलब क्या है कि काइंड ऑफ तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी तुम लोग भी अपने कॉपी वगैरह के साथ बैठो, उसमें मेरे साथ भी लिखो। ये काइंड ऑफ एक रिवीजन है सो दैट तुम्हारा न्यूमेरिकल जो है उस पर एक स्ट्रॉन्ग पकड़ हो, ठीक है। बट आई ऑलरेडी एक्सपेक्ट कि तुम लोगों ने जो मैंने वीडियोस फिजिक्स से रिलेटेड डाला है आपके अंदर, तुमने वो ऑलरेडी देख लिया है, तुम ऑलरेडी वो सब कुछ जानते हो। ये मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ बिकॉज अभी तक तुमको जान लेना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आ रहा है। एक आध चैप्टर ठीक है, लेकिन अगर तुम बोलना चाह रहे हो 80% चैप्टर पेंडिंग है, तो ये थोड़ा स्क्वेरी बात है, थोड़ा डरावना बात है। तो आई जस्ट सजेस्ट कि प्लीज़ प्रिपरेशन शुरू करो। अब टाइम नहीं है हाथ में। हम लोग न्यूमेरिकल्स का यहाँ पे कुछ रिवीजन पर्पस के लिए एक सीक्वेंस में कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस जो चैप्टर है उसका कुछ न्यूमेरिकल अपने दिमाग में रजिस्टर करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा आधार बनेगा, वो हमारा बेस बनेगा आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अगर तुमको याद हो, बिहेवियर ऑफ गैसेस में हम लोगों ने जितना भी गैस लॉस पढ़ा था उसमें मास कांस्टेंट था गैस का जो मास था वो फिक्स था, उसका कोई बात नहीं है यहाँ पे। अगर तुमको याद हो, सबसे पहला बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या बोला था? बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया था। अच्छा, मैं बार बार कांस्टेंट लिखूंगी नहीं, कांस्टेंट का मतलब हो गया ये वाला साइन, कांस्टेंट है टेम्परेचर, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इन्वर्स रिश्ता होने की वजह से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू सम कांस्टेंट K का वैल्यू आएगा। मतलब इन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। मतलब P1 इंटू V1 जब करोगे या फिर P2 इंटू V2 करोगे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ये दोनों वैल्यू में बराबर आएगा। दूसरा तुम्हारा है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में यहाँ पे हम लोग तुम बोल सकते हो कि प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं। यहाँ पे एक और बात याद रखना है कि टेम्परेचर जो हम लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं केल्विन में बातचीत करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इसमें केल्विन में अगर हम लोग बातचीत करें तो फिर यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोग को देखने मिलता है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है। तो ये चार्ल्स लॉ है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा एक और है जो जिसको हम लोग बोलते हैं गे लुसाक्स लॉ। तो इसमें अगर तुम लोगों को याद हो तो सेम तरीके का दिखता है, बस यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप दिखाया गया है जो कि डायरेक्ट है। यहाँ इन्वर्स रिश्ता है, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। ये डायरेक्ट रिश्ता होने की वजह से ऐसे इस तरीके से फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आ रहा है। तुम लोग मैथ्स में वेरिएशन चैप्टर भी पढ़े हो, उसमें भी हम लोगों ने देखा है। पे हम लोग अगेन मास ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लेते हैं। टेम्परेचर अगेन वही बात है कि केल्विन में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें 4 नंबर पे, जहाँ पे हम लोग कंबाइंड फॉर्म ले लें, कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का अगर हम लोग कंबाइंड फॉर्म का बात करें, एक साथ होकर के बात करें, तो यहाँ पे जो हम लोगों का फॉर्मूला था वो था P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2, है ना। तो ये 4 फार्मूलाज तो एकदम बेसिक है, एकदम दिमाग में रटा होना चाहिए। 5वां भी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जो था उसका फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको R तो पता ही है कि R का यहाँ पे मतलब क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि तुमको वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, उसका तुमको चिंता नहीं करना है। लेकिन N जो है वो है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स, और ये तुमको निकालना पड़ता है। तो इसके लिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता है N, जो कि है नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है बोलो? मास ऑफ द गैस। देखेंगे फॉर्मूला, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई करेंगे, बाय लॉजिक भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। बट ये डायरेक्ट फार्मूला भी तुमको पता होना चाहिए, मास ऑफ द गैस बाय मोलर मास, ठीक है। ये तो ये तुम्हारे पास कुछ आइडियल गैस इक्वेशन है। लेट मी जस्ट सी कि मेरा कुछ भूल तो नहीं रहा है, दैट्स इट। तो ये तुम्हारे पास बिहेवियर ऑफ गैसेस से रिलेटेड 5 फार्मूला है जो तुमको पता होना चाहिए। डन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि केमिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड हमें क्या पता होना चाहिए। मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, हालांकि तुम लोग क्या करोगे, 1 2 3 4 5 लिखने के बाद तुम लोग करोगे, उसके बाद हेडिंग दोगे केमिकल कैलकुलेशंस। और केमिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड एक फार्मूला बस तुम लोग को याद रखना है, वो क्या है? मॉलिक्यूलर वेट
इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये बस याद रखो, इससे MCQ सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है वो सब हम देखेंगे। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, लिख लो। डन है। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस हम लोगों का फार्मूला वाइज हम लोगों ने देख लिया, केमिकल कैलकुलेशंस भी हम लोगों ने फार्मूला वाइज देख लिया। ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना, लीनियर, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने को आ सकता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला मैं लिखवा रही हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड मैं अलग से न्यूमेरिकल्स 10-15 न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करवाऊँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये तुम्हारे पास है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू तुम्हारा LT माइनस L0 होल डिवाइडेड बाई, अभी के लिए लिख लो, आई विल एक्सप्लेन कि यहाँ पे हर एक वेरिएबल का मीनिंग क्या है। ठीक है, मतलब तुमने समझना, तुम्हारा जो एक मान लो तुम्हारे पास एक लीनियर यानी एक बहुत पतला सा स्ट्रिप था, ठीक है, जिसका मात्र मान लो लेंथ है, तो उसका ओरिजिनल लेंथ क्या था L0। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद या घटाने यानी टेम्परेचर चेंज करने के बाद उसका लेंथ क्या हुआ LT डिवाइडेड बाय L0 यानी ओरिजिनल लेंथ इनटू द टेम्परेचर इटसेल्फ। तुमने कितना टेम्परेचर चेंज किया उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को कोएफिशिएंट मिल जाता है लीनियर एक्सपेंशन का। लिख के रखो बस अभी, ठीक है, अभी लिख के रखो, घबराने वाला कोई बात नहीं, विल सॉल्व। अच्छा, रिलेशनशिप भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये इससे रिलेटेड MCQ आता है डायरेक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें तुम जानते हो कि अल्फ़ा जो है वो एक लीनियर एक्सपेंशन का है, बीटा तुम्हारा सुपरफिशियल एरिया का एक्सपेंशन का है, और गामा जो है वो वॉल्यूम का एक्सपेंशन का। तो इसके बीच में जो रिश्ता था वो तुम्हारे पास था अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू गामा बाई 3। ये याद रखोगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू गामा बाई 3। ये याद रखोगे। काफ़ी बार हो सकता है ऑप्शन में यहाँ ये ना देख के एक अलग तरीके से दिया हो, वो अलग तरीका क्या है उसको मैं एक बार तुम लोगों को प्रूव करके दिखा रही हूँ। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तुम इमेजिन करो, अच्छा अल्फ़ा के नीचे कुछ नहीं यानी अल्फ़ा बाई 1, 2 और 3 इनका तुम एलसीएम लो। आई नो एलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं है, तुम लोग इतने होशियार हो कि यहाँ पे क्या आएगा यू नो वेरी वेल, बट मैं ले रही हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को दिक्कत हो। तो 3 इंटू 2 6 आया। अब तुम सोचो, तुमको ऊपर नीचे हर जगह 6 बनाना है, मतलब इक्वल टू के ये वाला जो अल्फ़ा वाला पार्ट है इसमें नीचे भी 6 बनाओ। अब मतलब तुमको नीचे 6 बनाना है, ठीक है। अब नीचे अगर तुम 6 बनाना चाहते हो तो तुमने 6 से इंटू किया, लेकिन तुमको ऊपर भी करना होगा ताकि इसका कोई इफेक्ट ना हो। सिमिलरली बीटा बाई 2 है, तुम सोच रहे हो नीचे 6 बनाना है, नीचे 6 बनाने के लिए मैं 3 से अगर इंटू करूँ तो 6 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे 3 से इंटू करना पड़ेगा सो दैट 3 कैंसिल हो जाए, इफेक्ट ना पड़े। मतलब तुम सोच रहे हो जो एलसीएम आया 3 इंटू 2 6, तुम डिनोमिनेटर में 6 बनाने का कोशिश कर रहे हो, उसके लिए थोड़ा हेर फेर कर रहे हो। फिर गामा है 3, इसमें इंटू 2 करें, ऊपर भी करना पड़ेगा। इसके वजह से ये हो जाएगा 6 अल्फ़ा बाई 6, ये हो जाएगा 3 बीटा बाई 6, ये हो जाएगा 2 गामा बाई 6। 6 कॉमन है, कट गया, तो 6 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 बीटा इज़ इक्वल टू 2 गामा। तो ऐसा भी अगर कहीं दिख जाए तो घबराना वाला बात नहीं है, वो यही बात है, ठीक है। ये ऐसे लिखा हो सकता है, तुम यही याद रखो ना, ये नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन नेचुरली मैं तो यही कहूँगी कि उसमें और इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। थोड़ा सा दिमाग में लॉजिक लगा के बस ऐसे याद रख लो, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अगेन न्यूमेरिकल वीडियो है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। एक्सप्लेनेशन जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसका तब मैं ला के दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आना चाहिए एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो ये तो सॉलिड एक्सपेंशन का है, तो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो है, ठीक है, लिक्विड का एक्सपेंशन कितना है, तो दैट इज गामा तुम्हारा, आई थिंक मैं वेरिएबल्स का नाम भूल रही हूँ, गामा ए प्लस गामा जी। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का है गामा आर प्लस गामा ए प्लस गामा जी। अगेन इसका मतलब क्या है हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हम लोग समझेंगे, अभी बस लिख के रखो ताकि जब तुम रिविज़न करो तो तुम्हारे आँख के सामने ही सारा चीज़ रहे। ये वाला चीज़ भी लिख के रखो, क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ थर्मल कंडक्शन का बात हो रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, डोंट वरी। तो तुम्हारा
क्वांटिटी ऑफ थर्मल कंडक्शन, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, मतलब इसको मैं Q नाम से दिखाऊंगी। तो Q इज़ इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ क्योंकि अगेन फिज़िक्स से थोड़ा बोल सकते हो कि अब डायरेक्ट लिंकेज कम हो गया ना, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट बन गई, तो इसलिए फार्मूला नेचुरली है, कुछ कुछ फार्मूलाज जो है दिमाग से निकल जाता है क्योंकि वो कम यूज़ में आता है इसलिए। तो ये बस अभी लिख के रखो, ठीक है। अगेन इसमें थीटा क्या है, ए क्या है, के क्या है, टी क्या है, एल क्या है, वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए लिख के रखो। एक और चीज़ याद रखना, ये भी लिख के रखो, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगेन RTH यानी तुम्हारा थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/K इंटू 1/A। अगेन ये क्या है विल सी, बट ये तुम्हारे सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा, लिख के रखो। 2 इंटू फोकल लेंथ या फिर फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2, है ना। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस है तो फोकल लेंथ को अगर हम ये रहने दें तो 2 को इधर भेज देंगे तो R/2 जो है वो फोकल लेंथ के बराबर आ जाएगा। ये याद रखोगे, बहुत ही कॉमन MCQ है। फिर तुम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक पढ़े हो मेरे साथ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, जिसका जो फॉर्मूला था वो था म्यू इज इक्वल टू C/V, जहाँ पे C का मतलब क्या था, जो लाइट का स्पीड है वैक्यूम में, और V यानी लाइट का स्पीड उस मीडियम में जिस मीडियम का तुम बात कर रहे हो। फिर हम लोग पढ़े थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव, अच्छा इसमें याद रखोगे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। और इसका जो फॉर्मूला था वो यह था कि यहाँ V1 आएगा, यहाँ V2 आएगा, यानी μ1 V1 ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस 1-1 मैच होगा, ऐसे ऐसे मैच होगा। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आई होप कि ये तुमको अच्छे से पता होगा, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर हम लोगों ने डिविएशन का जो फॉर्मूला पढ़ा है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ I1 प्लस I2 माइनस ए का मतलब है एंगल ऑफ द प्रिज्म, I1 इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I2 जो था वो एंगल ऑफ इमर्जेंस था, है ना, जो कि प्रिज्म से फाइनली निकल रहा था। तो उस हिसाब से हम लोगों ने डिविएशन का फॉर्मूला देखा था। फिर क्या तुम्हारा फॉर्मूला हो सकता है, मिरर फार्मूला। यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में लिख दे रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। मिरर फार्मूला और तुम्हारा जो लेंस फार्मूला है, दोनों में लगभग सेम ही चीज़ है, बस माइनस का अंतर है, ठीक है। तो जिस पैटर्न में लिखने जा रही हूँ देखो, मिरर फार्मूला में हम लोग बोलते हैं कि 1/f, f यानी फोकल लेंथ, इज़ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें तुमको याद रखना है कि f का मतलब है फोकल लेंथ, v का क्या मतलब है, v का मतलब है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ इमेज। ऑफ कोर्स डिस्टेंस मतलब हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस हम लोग पोल से नापते हैं। फिर यहाँ पे u क्या है, u इज़ द डिस्टेंस ऑफ तुम्हारा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ना तुम लोग को दिक्कत होता है साइन कन्वेंशन में, क्योंकि कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ अंतर आता है वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने बताया था, लेकिन मैं दोबारा एक बार चीज़ बता दे रही हूँ, सिंपल सा चीज़ है। तुम लोग जानते होगे ग्राफ में, ये तुम्हारे पास मान लो ये बस तुमको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे तुम लिखना चाहो तो लिखो, लेकिन ये कोई अलग से फार्मूला नहीं है, इसी फार्मूला को समझाने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, और अगर हम लोग बीच से वाई ले आए तो ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है। अब वाई जो ओरिजिन के नीचे आ जाता है वो है वाई डैश यानी नेगेटिव वाई, और जो इस तरफ आ जाता है वो है एक्स डैश यानी कि नेगेटिव एक्स, ठीक है। ये बात सही है, मतलब तुम ये बात समझ रहे हो कि यहाँ जो भी प्लॉटिंग होगा, जो भी, बाय द वे हम लोग इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट कहलाता है इसको। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, उससे रिलेटेड हम क्या जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आएगा, जो भी यहाँ पे प्लॉट करोगे, वो x का भी पॉजिटिव वैल्यू से आएगा और y का भी पॉजिटिव वैल्यू से आएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी प्लॉटिंग होगा वो पॉजिटिव होगा, सही बात है। सिमिलरली अगर तुम इधर आ जाओ तो इधर भले ही y जो है y पे, अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक सेकेंड मैं इसको भी हटा रही हूँ। अब इसके बारे में तुम क्या जानते हो, सिर्फ अभी इस लाइन पे फोकस करो। अगर तुम ओरिजिन के राइट में हो
तो इस लाइन पे जो भी वैल्यूज़ आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, है ना, इस लाइन का बात कर रही हूँ। और इस तरफ जो भी वैल्यूज़ आते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल पाऊँगी कि ओरिजिन के राइट में जो भी आएगा अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू है, ओरिजिन के लेफ़्ट में जो भी आएगा वो नेगेटिव वैल्यू है? ये बात से तुम सहमत हो? साथ के साथ ये ओरिजिन है, ओरिजिन के जो ऊपर आता है तो ओरिजिन के ऊपर जो आता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि y पॉजिटिव है, और ओरिजिन के जो नीचे आता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर आप ऊपर कुछ देख रही हैं तो ये ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आएगा, लेकिन यही चीज़ नीचे जब होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो क्या तुमको याद रखना है, अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट में सब कुछ पॉजिटिव है, ओरिजिन के लेफ़्ट में सब कुछ नेगेटिव है, ओरिजिन के ऊपर सब पॉजिटिव है, ओरिजिन के नीचे सब नेगेटिव है। ये याद रहेगा। बस अब तुम साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ पाओगे। इमेजिन करो, अगेन ये तुमको बस समझाने के लिए, इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास एक कॉनकेव मिरर है। इमेजिन करो कॉनकेव मिरर का जो पोल होता है वो पोल और कुछ भी नहीं, ओरिजिन है। तो इस बात से सहमत हो कि अगर ये ओरिजिन है तो अभी क्या बताया कि ओरिजिन के जो भी राइट में आएगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं लिखूँगी, मैं ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली मैंने बताया जो ऊपर की तरफ होगा, यानी जिसका हाइट ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसका हाइट नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव होगा। ये बात समझ गए। सिमिलरली तुम सेम लॉजिक अप्लाई करो एक कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। कॉन्वेक्स मिरर का याद रखना है फोकस अंदर होता है, ठीक है। तो ये उसका पोल है, तो उसके लेफ़्ट में जो आएगा सेम बात, लेफ़्ट में जो पोल ओरिजिन की तरह एक्ट करे, लेफ़्ट में जो आ रहा है नेगेटिव है, राइट में जो आ रहा है पॉजिटिव है। ऊपर जो आएगा वो पॉजिटिव है, नीचे जो आएगा वो नेगेटिव है। ये बात याद रहेगा। अब तुम मुझे बताओ कि हर बार ऑब्जेक्ट तुम कहाँ रखते हो? तुम बोलोगे दीदी हर बार ऑब्जेक्ट तो हम लोग हमेशा जो मिरर होता है उसी के लेफ़्ट में ही रखते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट या तो यहाँ रखें या तो यहाँ रखें। इसीलिए याद रखना है कि यू तो हमेशा नेगेटिव होगा। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमेशा लेफ़्ट की तरफ होगा, इसलिए यू हमेशा नेगेटिव होगा। बात समझ पाए? फोकल लेंथ के बारे में तुम बताओ थोड़ा। दीदी तुम बोलोगे कि दीदी कॉनकेव मिरर का अगर आप बात करें, जो कि ये मिरर है, इसमें फोकस देखिए यहाँ बनता है, क्योंकि जब एक पैरेलल रे हिट करता है तो यहाँ से पास करता है, तो फोकस यहाँ बनता है। तो फोकस कहाँ बनता है? लेफ़्ट में। तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि पोल से लेफ़्ट में जा रहा है। लेकिन एक कॉन्वेक्स मिरर के केस में रे डाइवर्ट हो जाता है और ऐसा लगता है कि फोकस से आ रहा है, और वो फोकस तुम्हारा पोल के राइट में होता है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में, याद रखना मिरर का बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पोल के राइट में है। बात समझ पा रहे हो? तो सेम लॉजिक को अप्लाई करते हैं और यहाँ पे कुछ साइन की बातें लिख लेते हैं क्या। तो इसी से रिलेटेड है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए लिख रही हूँ। साइन कन्वेंशन यानी कुछ परंपरागत साइन है जो हमको मानना पड़ेगा। वो क्या है? हम लोग बोलते हैं कि अगर फोकल लेंथ का बात करें तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ़्ट में होता है कॉनकेव मिरर के केस में, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में यही चीज़ पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ़्ट में ही होता है ऑब्जेक्ट, तो दोनों के केसेस में नेगेटिव में नापा जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें इमेज डिस्टेंस, तो याद रखना इमेज के बारे में तो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो मेरे साथ कि जो इमेज होता है वो इमेज तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में अपना अपना हो सकता है, उस पर मैं नहीं जा रही। तुमको यहाँ पे इमेज से रिलेटेड याद रखना है, इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब वो पोल के राइट में बनेगा, और नेगेटिव कब होगा? जब वो पोल के लेफ़्ट में बनेगा किसी भी मिरर में। ऑलराइट, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोल देना चाहती हूँ। क्या दीदी आप क्या बोलना चाहती हैं? अगर तुम्हारा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री होता है, तो रियल इन्वर्टेड होने के वजह से, इन्वर्टेड होने के वजह से तुम लोग जानते हो वो नीचे फॉर्म होगा, और नीचे फॉर्म होने का मतलब है कि वो नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में है, इसलिए उसको माइनस में हम लोग नापेंगे, उसके हाइट को माइनस नापेंगे।
और अगर वही इमेज वर्चुअल हुआ, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा खड़ा होता है, तो पॉजिटिव में नापेंगे हम लोग। बात समझ पाए? तो ये मिरर फार्मूला से रिलेटेड साइन कन्वेंशन है, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, बट ये तुमको याद रहना चाहिए। डन है? तो ये 5 है मिरर फार्मूला। अब ऐसा ही है लेंस फार्मूला, सेम लॉजिक के साथ अप्लाई होता है, उसका ही बात कर लेते हैं। नंबर 6 इज लेंस फार्मूला, और इसका जो फार्मूला है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये बात याद रखोगे, माइनस 1/u मतलब जो चीज़ प्लस में था वहाँ माइनस में, मतलब यहाँ पे वहाँ पे जो चीज़ प्लस में था यहाँ पे वो चीज़ माइनस में, इतना बस याद रखोगे। एफ, वी और यू का अपना अपना वही मीनिंग है। साइन कन्वेंशंस का बात करें तो इसमें बाकी सारा कहानी एकदम सेम है कि हाइट अगर रियल इन्वर्टेड हुआ तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो माइनस में नापेंगे उसका हाइट। अगर तुम्हारा वर्चुअल इरेक्ट हुआ तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव में नापेंगे। वो सारा कहानी सेम है। तो दीदी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये याद रखो कि एक ये देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो ये F1 है, ये F2 है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में तुम लोग जानते हो कि लेंस में जो लाइट रे है वो हिट करके वापस नहीं जाता, वो अंदर चला जाता है। तो F2 उसका मेन फोकस होता है क्योंकि सारा पैरेलल लाइट रे F2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। और कॉनकेव में क्या हो रहा है देखो, ठीक है, ये डाइवर्ज हो जाता था, इसको ट्रेस करते थे तो F1 पे उसका फोकस नज़र आता था। तो ये याद रखोगे साइन कन्वेंशंस में कि फोकल लेंथ का बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस राइट में है, इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस नापेंगे तो पॉजिटिव आएगा कॉन्वेक्स के केस में। जबकि जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है उसका जो ओरिजिन, दोनों फोकस में मेन फोकस ये है, इस केस में दोनों फोकस में मेन फोकस ये है क्योंकि पैरेलल लाइट रे डाइवर्ज होके यहाँ से आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है, इसलिए इसका यहाँ पे कॉनकेव। बाकी सारा कहानी सेम है कि अगर इमेज जो है वो लेफ्ट में बनेगा तो क्या होगा, राइट में बनेगा तो क्या होगा, वो सारा कहानी सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने बता दिया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा 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 तुम बोल सकते हो कि, अब एक और है जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं, आई थिंक नंबर 7 होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ द लेंसेज। तो पावर ऑफ द लेंसेज का अगर हम लोग बात करें तो लेंस के पावर को यहाँ पे याद रखना तुमको, इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पावर याद रखना, इसको तो हम लोग, इसका जो यूनिट होता है ये भी अलग से आ सकता है, इसका यूनिट डायोप्टर होता है। लेंस के पावर को हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। आई होप की स्पेलिंग सही हो, TER है कि TRE है, थोड़ा देख लेना। पावर जो है इसका फॉर्मूला है 1/f, कब जब तुम जो फोकल लेंथ है वो मीटर में नापे हो, और अदरवाइज़ तुम्हारा जो पावर का फॉर्मूला है वो है 100/f, कब जब तुम सेंटीमीटर में नापे हो। यानी पावर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1/f, कब जब तुम मीटर में नापते हो, और अगर तुम यहाँ पे सेंटीमीटर में नापते हो तो 100/f, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला है। तो विद दिस हम लोगों ने लाइट का जो फॉर्मूलाज है वो देख लिया। अब अगर हम आगे बढ़े जहाँ पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं उनका एक बार अगर रिवीजन कर लें। इतना सारा फार्मूला देख के तुमको डरना नहीं है, कुछ कुछ फार्मूलाज तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी रजिस्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि चैप्टर के दौरान ही हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ करके उन फार्मूलाज को दिमाग में रजिस्टर किया है ना। तो अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो सबसे पहले जो हमारे आँख के सामने आता है वो है कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने फोर्स का जो वैल्यू है वो देखा था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई r²। इसमें याद रखना है कि ε0 जो है तुम्हारा, इसका अपना एक वैल्यू है, ये तुमको, जिसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसका जो वैल्यू है ये तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसको मैं लिख दे रही हूँ 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और यह है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा E0 का वैल्यू है। और अगर तुम लोग बात करो, तुम लोग अगर
एयर का बात करो तो एयर का जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ एयर, उसका हम लोग वैल्यू देखते हैं 1। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि परमिटिविटी ऑफ एयर कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये तुम लोग याद रखोगे, वैक्यूम का ये है और एयर का ये है। ऑलराइट, अब अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आसान था। क्या था बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस जो था उसका फॉर्मूला हम लोग बोलते थे V इज़ इक्वल टू वर्क डन बाई कूलम, वर्क डन बाई कूलम। और तुमको ये भी याद रखना है, वोल्टेज एक और इसका फॉर्मूला होता है। अगर दो पॉइंट्स के बीच का बात करें तो वोल्टेज एट पॉइंट ए माइनस वोल्टेज यानी नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज़ W/Q। ठीक है, ये भी तुमको याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा फिर आ जाए अगर नंबर 3। नंबर 3 का बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का भी एक फॉर्मूला है। क्या है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला? I इज़ इक्वल टू Q/2। Q यानी चार्ज, T यानी टाइम, है ना। तो कूलम पर सेकेंड उस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया था। फिर अगर हम लोग बात करें ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अंदर हम लोग का क्या है, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो ये सब तो आसान है, ये सब तो ईजी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का, अच्छा ये वाला जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है किसी के लिए, और इस पर इसलिए मैं ट्रिपल स्टार भी दूंगी। दैट इज EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा बाय द वे, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस रिलेटेड सवाल ना हो तो जो तुम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखा ना, एक सेकंड में दोबारा लिख के दिखा दे रही हूँ। जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखे V इक्वल्स टू W/Q या फिर VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q, याद रखना है तुमको, EMF का वैल्यू भी W/Q करके ही निकालता है। तो E इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, लेकिन EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का साथ में एक लिंकिंग फार्मूला भी है। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या है तुम्हारा, V इक्वल्स टू E माइनस IR। उसमें V का मतलब होता है तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज, E का मतलब क्या होता है, E का मतलब होता है EMF, I का मतलब तो तुमको पता ही है करंट, और स्मॉल r देखना बड़ा r नहीं है, स्मॉल r का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का बात करो तो इंटरनल रेजिस्टेंस, और I इंटू R करके हम लोगों को लॉस्ट वोल्ट मिलता है, लॉस्ट वोल्टेज। तुम लोग जानते हो ना कि सेल के थ्रू जब करंट पास होता है तो कुछ हीट भी रिलीज़ होता है, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी पूरा पहुंचाया गया है वो एनर्जी कुछ हद तक थोड़ा वेस्ट भी हो जाता है ना, तो वो हम लोग जानते हैं। तो वो लॉस्ट वोल्टेज के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 6 में हमारे पास है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, जिसको हम लोग रो से दर्शाते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज़ R इज़ इक्वल टू रो इंटू L/A। L यानी लेंथ, A यानी कि, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है। अगेन एक और इसी से रिलेटेड फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता होगा, कंडक्टिविटी इज़ नथिंग, कंडक्टिविटी को बाय द वे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 1/ρ। ठीक है, 1/ρ से यहाँ पे देख लिया। ऑलराइट, डन है। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। इससे सिमिलर है तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नंबर 8। अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बात करें सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर, तो दैट इज़ वेरी सिंपल, RE इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट 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 RN। और अगर हम लोग बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN। ये तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। फिर तुम्हारे पास एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इससे भी रिलेटेड कुछ बातें तुमको पता होना चाहिए। तुम्हारे पास नंबर 9 है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हीट इज़ इक्वल टू तुम्हारा I²RT, हीट इज़ इक्वल टू I²RT। ठीक है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। इसमें तुमको याद रखना है K का वैल्यू 1 होता है अगर तुम हीट को जूल्स में मेजर कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड K का वैल्यू 1/जूल हो जाता है
अगर तुम हीट को कैलोरी में मेजर कर, 4.2 है या एक सेकेंड 4.8 है 4.2, तो इस जे का वैल्यू याद रखना, इट इज़ 4.2 जूल पर कैलोरी, 4.2 जूल पर कैलोरी, ठीक है, 4.2 जूल पर कैलोरी, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ऑलराइट, डन है। सो ये तुम्हारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तक का आ गया। फिर नंबर 10 पे आ जाओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है, एक सेकेंड, वो फॉर्मूला है W इक्वल्स टू वी आई टी, W इक्वल्स टू वी आई टी। ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग मैनिपुलेट करके और भी इसके फार्मूलाज बना सकते हैं, तुम लोग चाहो तो और भी इसका जो मैनिपुलेटेड यानी कि थोड़ा सा तुम यहाँ पे ओम्स लॉ वगैरह का यूज़ करके इसका जो फार्मूला है इसी को हम लोग बना सकते हैं। W इज़ इक्वल टू, W यहाँ पे एनर्जी का सिंबल है, ठीक है, वी स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी, या फिर हम लोग इसी का फॉर्मूला बना सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। तो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसी सिमिलर सेंस में हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिकल पावर का। तो इसका क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू W बाई टी, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम W का वैल्यूज़ डाल के अगर तुम VIT डाल दो, ठीक है, VIT बाई टी, तो P इक्वल्स टू VI हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ का मैनिपुलेट कर करके और भी फार्मूलास है जिसको हम लोग यहाँ पे P इज़ इक्वल्स टू V, और तुम्हारा I को हम लोग I बाई, सॉरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है I, इसको हम लोग V बाई आर भी कर सकते हैं, तो जिससे हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। इस तरीके से अलग अलग फार्मूला है, वो हम लोग देखेंगे, देखे भी हैं इनफैक्ट। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर तक का है। इतना फार्मूला तुम लोगों के लिए काफ़ी है, इतना डाइजेस्ट करो, फिर जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे।